अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हुज़ैफ़ा रफ़ी, आपका टीचर बायोलॉजी का। और हम डिस्कस करें 10th क्लास की बायोलॉजी। और होपफुली कल भी आपने एक लेक्चर पढ़ लिया है। थोड़ा सा कुछ इशू था जिसकी वजह से मैं जो है वो नहीं आ सका, तो आज से इंशाल्लाह हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। 10th क्लास ज़रा सीनियर क्लास होती है, इसके साथ ज़रा बातचीत करना, गपशप करना भी जो है वो पॉसिबल होता है, बिकॉज स्टूडेंट्स आर एजुकेटेड और ज़रा मेच्योर होते हैं मेरे ख्याल के मुताबिक, तो इसलिए साथ साथ गपशप भी चलेगी। तो वालेकुम अस्सलाम फ़ातिमा, आई थिंक अभी सिर्फ आप ही अवेलेबल हैं। तो खैर मैक्सिमम स्टूडेंट्स थोड़े से हो जाएं इकट्ठे। तो एक बात जो आपसे, वालेकुम अस्सलाम फ़ातिमा हो गया, शावेज़ वालेकुम अस्सलाम, अली वालेकुम अस्सलाम बेटे। लें जी, तो बेटा जी आज एक मैं जो है ना वो कोरोना वायरस के हवाले से एक रिसर्च पढ़ रहा था थोड़ी सी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, रिहाब आई थिंक आपका नाम है, और मिनाहिल वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, तो वो ये थी कि अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि बेसिकली कुरान और सुन्नत पे अमल करने में ही हमारी भलाई है। अब एक सिंपल छोटी सी सुन्नत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जनाब अस्मा वालेकुम अस्सलाम, ये फरमान है कि खाना खाने से पहले भी हाथ धोने चाहिए और खाना खाने के बाद भी धोने चाहिए। खाना खाने से पहले अगर आप हाथ धोते हैं, उन्हें किसी कपड़े से खुश्क ना करें, बल्कि सिंपल ऐसे झटक लें तो खुश्क जितने हो जाएं, उसके बाद खाना खाएं। तो किसी कपड़े से साफ़ ना करें, टॉवल वगैरह या जो भी आपके पास है। उससे क्या मुराद है? उससे मुराद ये है कि आज की रिसर्च ये बता रही है कि अगर हम किसी कपड़े से हाथ साफ़ कर लेते हैं तो मे भी पैथोजेंस आर माइक्रोब्स जो भी हैं वो वहाँ पर मौजूद हों, और उससे हाथ साफ़ करने के बाद वो जरासीम हमारे हाथों पे लग जाए। पॉसिबिलिटी इज़ दैट। तो आज से 1400 साल पहले तो कोई रिसर्च नहीं थी ना इतनी, तो उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितना कोई नॉलेज दिया तो वो अल्लाह ताला की तरफ से ही मिला था ना। जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से जो वही होती थी, हुक्म होता था अल्लाह का, वो उन्हें प्रोवाइड करते थे, नॉलेज देते थे। ठीक है, तो इसलिए जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो यही है। और खाना खाने के बाद हाथ धोना ये क्या है जी? असल में मैं आपको बताता चलूँ, लेटेस्ट रिसर्च ये है कि हमारे हाथों के ऊपर ना एक फैट की लेयर पूरी बॉडी के ऊपर आ रही होती है बेसिकली ना। स्किन में जो स्वेट ग्लैंड, जो पसीना आता है ना, उसके साथ साथ आगे हम पढ़ेंगे थोड़ा सा इसके अंदर ही, उसके साथ थोड़ी सी फैट की लेयर हमारी, ऑयल वगैरह या ऑयली आप कह लें सिंपल, वो हमारे हाथ हो जाते हैं। तो अब लेटेस्ट रिसर्च ये है, कोरोना वायरस जो है वो फैट की लेयर में मौजूद होता है। हमारे हाथों में जो शिफ्ट होता है ना, वो फैट की लेयर हमारे हाथों पे या जहाँ पर मौजूद होती है ना, तो उसकी वजह से वो वहाँ पे सरवाइव करता है और उससे फिर आगे शिफ्ट होता है। और साबुन से हाथ धोने से क्या होता है, फैट की लेयर ख़त्म हो जाती है, हाथ साफ़ हो गए, हाथ साफ़ हो गए ना। तो जब वो हाथ साफ़ हो गए तो फिर क्लियर हो गया काम, मतलब वहाँ पे फैट की कोई लेयर नहीं है, तो वहाँ पे कोरोना सर्वाइव नहीं कर सकेगा। और डॉक्टर्स कहते हैं, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि हाथ को 20 सेकंड तक अच्छी तरह धोएं, कोई जगह खुश्क ना रहे। आज से पहले बहुत सारे लोग कहते थे, मौलवी हजरात ने दीन को मुश्किल बनाया हुआ जी, वज़ू करना है, हाथ धोने हैं, मुंह धोना है, कोई बाल बराबर जगह भी खुश्क ना रहे, वो ये कहते हैं इतना हमारा दिन इतना मुश्किल नहीं हो सकता, वगैरह 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 एक्सेट्रा। अब कहते हैं 20 सेकंड हाथ धोने कम से कम, उससे क्या होता है जी अच्छे से। रिसर्च ये सामने आई, वालेकुम अस्सलाम आयशा, रिसर्च ये सामने आई है कि आप अगर एक बाल बराबर भी जगह छोड़ देते हैं ना, वहाँ पे 1000 के करीब वायरसेस मौजूद रह सकते हैं एक बाल बराबर जगह पे। सोचने की बात है ना, गौर व फिक्र करने की बात है। हम अल्लाह के अहकाम पे, अल्लाह के नबी के अहकाम पे अगर गौर करें तो साइंटिफिक रिसर्च का जो रिज़ल्ट सामने आता है ये वो चीज़ें हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कुरान इज़ अ बेसिकली द रिज़ल्ट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। जो साइंटिफिक थीरीज, बल्कि थीरी भी नहीं, साइंटिफिक लॉ जो हैं उनकी जो निचोड़ है ना बेसिकली वो कुरान के अंदर लफ्ज़ हैं। अगर आप कुरान का तर्जुमा पढ़ें तो आपको यही चीज़ें मिलती हैं कि जो हमने हज़ारों, एक सिंपल सी आपको बताता हूँ, साइंटिस्ट आज से पिछले दिनों बाद ये रिसर्च कंप्लीट हुई है 2019 के अंदर, मैं देख रहा था कि साइंटिस्ट ये रिसर्च कर रहे हैं कि सेल जो है ना पानी के बगैर चल सके। जिस तरह हमारे सेल है ना, हर सेल अपना अपना काम कर रहा है, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, हर सेल अपना काम कर रहा है। कहते हैं कि अगर
सेल जो है ना पानी के बगैर सरवाइव कर जाए, हो सकता है, कोशिश करते रहे, नहीं, आखिरकार थक हार कर कह दिया देयर इज नो लाइफ विदाउट वाटर। बेसिकली वाटर इज अ बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल लाइफ मटेरियल, ठीक है। तो पानी जो है वो जो है तमाम चीज़ों का जो है लाइफ है, उसी से बिल्कुल बेटा देखें, कोरोना वायरस से ना आपको अल्लाह की ज़ात ही बचा सकती है, नो डाउट। प्रिवेंटिव मेजर हम करें, ज़रूर करें, तो वालेकुम अस्सलाम बच्चे, हमें करना चाहिए, हिफाजत अपनी करनी चाहिए। दवा लेना या अपना इलाज करवाना ये भी सुन्नत है। टोटली दुआ पे ना रहें, दवा भी करें, कुछ खाएं भी, लेकिन इसके साथ साथ डिपेंड अपॉन अल्लाह। आपको पता हवा के अंदर ये वायरस कितनी देर जिंदा रह सकता है? अभी इसकी लाइफ के ऊपर ना रिसर्च चल रही है कि कब तक एक्टिव है, कब तक इनएक्टिव होगा, कंप्लीट नहीं है कुछ भी अभी। तो आप जिस हवा में सांस ले रहे हो वहाँ भी हो सकता है, हवा को फिल्टर तो नहीं कर सकते। और मास्क जो हम लगाते हैं N95 के अलावा जितने भी मास्क हैं वो इसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाते भाई। आप कभी सिंपल जो मास्क होता है उससे ज़रा गौर से देखिएगा करीब से, उसमें से अगली तरफ नज़र आ रही होती है, और आपको बाकायदा बड़े बड़े, वो तो कपड़े से भी मोटा होता है भाई। तो ये जो चीज़ें हैं ना, बाकी अल्लाह की ज़ात ने बचाना है, हम एक वो कर सकते हैं थोड़ा बहुत अपने आप को प्रोटेक्ट, लेकिन असल प्रोटेक्शन जो है वो बिल्कुल अल्लाह ताला ने ही देनी है, ठीक है जी। तो बात कर रहा था सेल की, आखिरकार उन्होंने हार मान ली कि सेल पानी के बगैर नहीं रह सकता। कुरान की आप आयत देखें जी, वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य, हमने तमाम जानदारों को पानी से पैदा किया। बात ही ख़त्म हो गई। दिस वर्सेस, ये आयत जो है, दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, ये साइंटिफिक रिसर्च का रिजल्ट है जो 20 साल यूरोपियन साइंटिस्ट करते हैं, उसका रिजल्ट हमारे कुरान में लिखा है। हम उसकी तरफ आते नहीं है, हम उनकी रिसर्च पढ़ते हैं, हालांकि असल रिसर्च की चीज़ तो हमारे पास है, सोचने की बात है। इसी तरह सूरज, चांद, सितारे सूरह रहमान में 28वें पारे में है, अपने अपने मदार में गर्दिश कर रहे हैं। अब उससे ये पता चलता है कि हर चीज़ मूव कर रही है। साइंटिस्ट पहले कहते हैं सूरज भी स्टिल है, ज़मीन भी स्टिल है, अपनी जगह पे है, फिर कहते नहीं जी सूरज घूम रहा है, फिर कहते नहीं वो स्टिल है, ज़मीन घूम रही है। अब आगे इस बात पर मुत्तफिक हो गए, हर चीज़ ही घूम रही है। बात वही जो कुरान के अंदर लिखी 1400 साल पहले, सोचने की बात है, ठीक है। लें जी, अच्छा जी, अब आप तमाम बच्चे मुझे ये बताएं, बेसिकली थोड़ा सा टाइम भी इसलिए हो गया है कि आप मुझे बताएं जो कल आपको सर ने पढ़ा दिया था उससे आगे चलें या वहीं से। हमने लास्ट टाइम जो लैरिंक्स तक पढ़ा था, फेरेक्स पेज नंबर हमारे पास था 5, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। आपने मुझे पेज 5 या पेज 6 लिख के सेंड करना है जल्दी से, ठीक है, जल्दी से लिख के सेंड करें ताकि हम उसके अकॉर्डिंग फिर स्टार्ट कर सकें लेक्चर, ठीक है। मैं पेज नंबर मेंशन कर रहा हूं लेकिन अभी नहीं आपके पास कि क्या आपका पेज नंबर होगा, ठीक है। जल्दी से मुझे बताएं कि आप लोगों ने कौन सा टॉपिक आज कहां से स्टार्ट करना है। अगर द लंग्स से स्टार्ट करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप कहते हैं प्लीज़ करेक्ट, हाँ बिल्कुल, सूरह रहमान 27 पारा, आई एम सॉरी वो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है, बिल्कुल ठीक है। पेज 5 आ रहा है, वहाँ से पेज 5 पेज नंबर 6, पेज 5 बेसिकली हमने कर लिया था उसी, मतलब आपका कहने का मतलब है हम रिपीट कर ले थोड़ा सा, ठीक है जी। हम उसी से अपनी बात आगे चलाते हैं जहाँ तक हमने की थी जी, ठीक है। बेसिकली पेज 6 है, बेसिकली हमने पढ़ना है। चले ठीक है, आज हम उसी को जो है रिपीट कर लेते हैं, साथ में थोड़ा सा आगे भी शामिल कर लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ले जी, हमने लास्ट टाइम जो थोड़ी सी डायग्राम बनाई थी उसे ही हम दोबारा से ड्रा कर लेते हैं, ठीक है जी। और हमने लास्ट टाइम जो बात की थी वो था जी एसोफेगस और ट्रैकिया। बेसिकली जो विंड पाइप है उसे हम ट्रैकिया बोलते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे इस तरह से करके ऑरल कैविटी, और हमारे पास जो है वो यहाँ पे करके इस तरह से, थोड़ा सा आप मॉडिफाई से कर लें तो यहाँ पे ये बेसिकली दो आपके पास पाइप जा रहे हैं। एक आपके पास विंड पाइप है और एक आपके पास एयर का पाइप है। एयर पाइप जो है वो ट्रैकिया कहलाता है। यहाँ पे आपके पास जो है, यहाँ पे एक मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, दिस इज द एपिग्लॉटिस। इसका फंक्शन है कि या उसके रास्ते को ब्लॉक करना या इस रास्ते को ब्लॉक करना, ठीक है। तो इसका काम ऊपर हम थोड़ी सी वो बना लेते हैं जिस तरह आप कहते हैं, ठीक है जी।
ठीक है जी, ये हमारे पास एक सिंबॉलिकली थोड़ा सा, ठीक है, ले जी, ये हमारे पास सिंबॉलिकली थोड़ा सा एक डायग्राम ले जी। अब हम इससे आगे चलते हैं, थोड़ा सा पढ़ते जाते हैं। अच्छा जी, फेरेंक्स के बाद उससे आगे जो पार्ट आता है वो होता है लेरेंक्स। ठीक है, लेरेंक्स इज अ बेसिकली वॉइस बॉक्स, जहाँ से हम आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेटा, हर चीज़, हर जिंदा जानदार को पानी से पैदा किया गया है। मतलब लाइफ जो है ना, जिंदगी, वो पानी के साथ एग्जिस्ट करती है। विदाउट वाटर लाइफ इज इम्पॉसिबल। पानी के बगैर आप चंद दिन गुजार सकते हैं, खुराक के बगैर आप चंद हफ्ते गुजार सकते हैं। तो लाइफ जो है वो पानी, इवन के ऑक्सीजन के बगैर भी जिंदगी चलती है। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है ना, जो आपका जो दही बनता है, यगर्ट है, या यीस्ट का जो फर्मेंटेशन, वो सल्फर या कुछ और गैसेस भी इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप जो बात है ना कि लाइफ जो चल रही है वो पानी से चल रही है। नो डाउट ऑक्सीजन इज नेसेसरी पार्ट ऑफ द लाइफ, बट द लाइफ इज मेनली डिपेंड अपॉन द वाटर। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इससे आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे आ गई जी एयर। ये अब जो है ना विंड पाइप, इसे हम थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं। पीछे की तरफ हमारे पास होता है एसोफेगस और आगे की तरफ हमारे पास होता है जी ट्रैकिया। ठीक है, दिस इज द विंड पाइप। इसके अंदर अब ये लें जी, इस तरह मैं आपको इसको अलग से हम भी डायग्राम बना लेते हैं। इसको अगर आप बड़ा करके थोड़ा सा देखें, हम यहाँ बना लेते हैं, दिस इज द विंड पाइप। इसे आप क्या कहते हैं जी, दिस इज द ट्रैकिया। ये हमारे पास ट्रैकिया है, इसे हम विंड पाइप बोलते हैं। इसके अंदर जो है ना वो सी शेप कार्टिलेज होती हैं। व्हाट आर सी शेप कार्टिलेज? कार्टिलेज जो है ना, ये एक बोन है, कनेक्टिव टिश्यू जिसे आप बोलते हैं। ठीक है, ये भी कनेक्टिव टिश्यू है। जिस तरह मैं आपको बताता हूँ कार्टिलेज कहाँ मौजूद होती है। ये आपका जो कान की लो है, ये मुड़ जाती है ना, बेंड हो जाती है। दिस इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। एक्सटर्नल नोज, ये मूव कर जाता है ना, मतलब जिसे आप नरम हड्डी कहते हैं। ठीक है, कार्टिलेज, ये भी इस तरह यहाँ पे। तो ये कार्टिलेज जो होती है ना, ये ज़रा सॉफ्ट होती है एज कम्पेयर, बोन तो बिल्कुल हार्ड है ना। ठीक है, तो अब ये जो विंड पाइप है ना, इसके अंदर होती है कार्टिलेज, सी शेप कार्टिलेज, इस तरह से हम बनाएंगे। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है जी, ये जो सी शेप, ये आप कहें कार्टिलेज किस लिए होती है जी, दिस इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कोलैप्स ऑफ द विंड पाइप। विंड पाइप मतलब जो हवा का रास्ता ट्रैक किया है उसको कोलैप्स, जिस तरह फॉर एग्जांपल आप किसी पाइप में से पानी आ रहा है ना, आप आगे से जोर से खींचते हैं तो पाइप कोलैप्स हो सकता है, गिर सकता है। जिस तरह आप कहें कि ये एक पाइप है ना, तो यहाँ पे वो बिल्कुल आपस में मिल जाएगा सक्शन पावर की वजह से, इस तरह से करके वो जुड़ भी सकता है। अगर मतलब पानी उसमें से हम खींच रहे हैं और अंदर वैक्यूम बन गया, थोड़ा सा प्रेशर, तो वो बिल्कुल जुड़े, तो इस तरह तो हमारा सांस लेने का अमल रुक जाएगा। ठीक है, तो अगर सांस लेने का अमल रुक गया तो फिर तो आगे बात नहीं बन सकती ना, फिर तो लाइफ। तो इसलिए इसके अंदर होती है सी शेप कार्टिलेज, जो इस पाइप को खुला रखती हैं। इस तरह की होती है, आप ये देख सकते हैं इस तरह सी शेप, मतलब अगर गोल ये पाइप है ना आपको नजर आ रहा, तो उसमें सी शेप इस तरह की, जो फ्लेक्सिबल होती है इस तरह, क्योंकि कार्टिलेज फ्लेक्सिबल है ना, आपको पता है कान में जो कार्टिलेज है यहाँ, ये फ्लेक्सिबल है। अब ये क्यों होती और सी शेप क्यों है, पूरी राउंडेड क्यों नहीं है? अगर पूरी राउंडेड हो जाएगी तो ये बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं रहेगी। अब जब असल में इसकी जो सी वाली शेप है ना, सी वाली जगह है, वो बेसिकली होती है इस तरफ को, मतलब ऐसे, जो इसकी सी वाली शेप है वो इस तरफ को होती है। अगर आप देखें गौर से तो ये इस साइड को, तो इस साइड को अगर है ना, तो ये पाइप इस तरफ से फ्लेक्सिबल है। असल में ये दो पाइप जो आपके हैं ना, विंड पाइप और एसोफेगस जो है, ट्रैकिया एंड एसोफेगस, ये दोनों बिल्कुल साथ साथ अटैच होते हैं, बिल्कुल साथ साथ। मतलब आप एक ये लाइन बना लें, एक दरमियान में लाइन लगा दें, एक तरफ इसके जो है वो विंड पाइप है, तो इसमें ये सी शेप कार्टिलेज होंगी। ठीक है, तो इसमें सी शेप कार्टिलेज इस तरफ को, तो इसका मकसद, सी शेप कार्टिलेज बनाने का मकसद अल्लाह ताला ने ये रखा हुआ है कि इसमें अगर आएगा ना, मतलब हम फूड खाने लगे हैं कोई, क्योंकि फूड पाइप ये वाला है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये फूड जाएगी। जब फूड यहाँ पे आएगी, सपोज दैट फूड का बोलस, जो गोला है खुराक का, जो हमने उसे खाने के बाद उसे निगलना है, वो बड़ा होता है, समटाइम लार्ज होता है, हम ज़्यादा खा लेते हैं, इंसानों की तरह नहीं खाते समटाइम। तो सर इंसान भी एनारोबिक रेस्पिरेशन से जिंदा रह, नो नहीं बेटा जी, एनारोबिक रेस्पिरेशन हम जिंदा नहीं रह सकते। ठीक है,
बेटा आपस में ना ज़रा कोऑपरेट किया करें। टाइम अब देखें ना, जिस तरह मैं आपको समझा रहा हूँ, टाइम तो वेस्ट हो रहा है, वो सारों का ही हो रहा है। मैं स्कूल में बात करता था बच्चे कि आप लोग अगर आपस में डिस्कशन करेंगे, छोटे छोटे प्रॉब्लम के लिए मुझे बताएंगे ना, तो बेटा आप जो है ना, जो भी बच्चा है अपने, आपको पता है इसमें ब्लॉक भी कर दिया जाता है, जो ज़्यादा मसला करे वो ब्लॉक हो जाती है उसकी आईडी, और वो दोबारा तो नहीं फिर चलेगा ना। इसलिए वैसे भी मतलब ब्लॉक होने के डर से नहीं, आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, आप तहजीब याफ्ता हैं, आप अच्छे इखलाक के मालिक हैं, मैं ये समझता हूँ, और मेरी उम्मीदों में पूरा उतरिएगा। कम से कम अच्छे इखलाक अगर आपने सीख लिया तो आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए सम टाइम हो जाता है, कुछ ना कुछ हो जाती है, लेकिन छोड़ दें उसे, इग्नोर कर दें, कोई बात नहीं, ठीक है। फ्रिक्शन कैसे, फ्रिक्शन मैंने आपको बताया म्यूकस वगैरह होता है उसके अंदर, ठीक है। उसकी एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है ना, वो भी है हमारे इस बुक के अंदर, लेकिन उसे हम आगे डिस्कस करेंगे। एनारोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन के बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता, ठीक है। तो मीरब आपका क्या क्वेश्चन था, प्लीज़ उसे रिपीट कर दें। मीरब अपना क्वेश्चन प्लीज़ रिपीट कर दें, ठीक है। अभी मैं देख रहा हूँ जल्दी से, मुझे क्वेश्चन है। अगर आपने फूड को खाना है तो वो होती है थोड़ी ज़्यादा, मतलब बोलस बना होता है, ठीक है। तो जब आप उसे निगलते हैं ना, तो जो आपका एसोफेगस है वो फैल जाता है, वो बड़ा, जिस तरह ये अगर पाइप है ना, आप देखें ये एक पाइप है, ये फूड पाइप है। जब इसमें इलास्टिसिटी होती है, ये लचकदार होता है, इस तरह खुल सकता है, बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो ये अगर पाइप है, फूड पाइप, तो इसके बिल्कुल नीचे आप सपोज कर लें कि यहाँ पे विंड पाइप है, ये फूड पाइप है। तो जैसे आप फूड खाएंगे ये बड़ा होगा, और इसकी जो सी शेप है ना वो इस तरफ को है। तो जब ये बड़ा होगा ना तो वो सी शेप की तरफ से दब जाएगा, क्योंकि वो सी है। अगर वो कंप्लीट होता तो ये दब नहीं सकता था, फूड पाइप एसोफेगस नहीं दब सकता था, तो फूड अंदर जाते हुए मसला होना था। इसलिए अल्लाह ताला ने जो है ना कुदरती, वाई देयर आर स्पेस इन दोज सी शेप स्ट्रक्चर, वही मैं बता रहा हूँ बेटा कि वो सी शेप इसलिए हैं कि जब हम एसोफेगस में से कुछ भी निगलते हैं, खाते हैं, तो वो सी शेप की तरफ दब जाता है। एसोफेगस बड़ा होता है और ये जो विंड पाइप ट्रैक किया जाए थोड़ा सा दब जाए, पिंच हो जाता है। जब ये पिंच हो जाता है तो फूड आराम से खाई जाती है। आप कभी गौर कीजिएगा, जब आप कोई भी चीज़ खा रहे हैं, निगल रहे हैं, तो उस वक्त आपका सांस चंद एक लम्हे के लिए, फ्यू सेकंड या 1 सेकंड, जितनी देर आप निगल है, ये आप कोई भी चीज़ जब निगलते हैं ना, आपका सांस थोड़े से टाइम के लिए रुकता है, क्योंकि आप उसमें कुछ निगल रहे हैं, कुछ खा रहे हैं। जब आप खाते हैं तो ये जो एसोफेगस है ये लार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, इसका डायमीटर बढ़ जाता है। डायमीटर जब बढ़ जाता है वो सी शेप की कार्टिलेज को दबाता है, तो इसकी सी शेप इस तरफ होती है ताकि फूड आराम से मूव कर जाए। कैसा सिस्टम बना दिया अल्लाह ताला ने। आप एक एक चीज़ बायो के अंदर जो है ना, वो आपको मतलब पता चलेगी कि ये अल्लाह ताला ने जो है, अल्लाह ताला की कारीगरी है। इंसान, मैं आपको बताऊं कि थंब इम्प्रेशन, फिंगरप्रिंट, बायोमेट्रिक सिस्टम, दुनिया के अंदर जितने इंसान पहले आए, जितने अब हैं, जितने बाद में आएंगे, हर एक का अलग 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 है। इंसान इतनी कारें, इतनी वो चीज़ें नहीं बना सकता कि जो अलग अलग हों, हर एक की स्पेसिफिक चीज़ हो। इवन के फेस इंप्रेशन, जो ट्विंस होते हैं, एक जैसे बच्चे दोनों, उनके भी थंब इंप्रेशन अलग अलग है। कमाल की बात, ये सिर्फ उस अल्लाह की कारीगरी है, तो उसका शुक्र अदा करना चाहिए। खैर ले जी, अब इसे थोड़ा सा हम रीड करते हैं, काफ़ी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो ये इसके अंदर भी फिर सी शेप कार्टिलेज होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली सी शेप ही होती हैं इसके अंदर भी, क्योंकि हमारी सारी ये जो है ना थोरेसिक कैविटी, इसे सम टाइम प्रेस हो जाती है। ये ना होना कि अगर किसी ने कोई चोट, फुटबॉल लगा यहाँ पे या प्रेस हुआ, तो किसी भी प्रेस की वजह से अगर वो बिल्कुल कम्प्लीटली टूट सकती है, तो टूट गए तो फिर मसला ज़्यादा हो गया ना। सी शेप में मतलब फ्लेक्सिबिलिटी रखने के लिए, चाहे वो फूड मूव करने के लिए या किसी और पर्पज़ के लिए। क्लियर हो गई बात। तो इसके बाद हम इसे रीड आउट करते हैं, ज़रा देखिएगा जी। तो द लैरिंक्स इज अ बॉक्स मेड अप ऑफ कार्टिलेज, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द फेरेंक्स एंड ट्रैकिया, इट इज आल्सो कॉल्ड वाइस बॉक्स। टू, इसे मार्क कीजिएगा ये पूरा पैराग्राफ। व्हाट इज वाइस बॉक्स, व्हाट इज वाइस बॉक्स, ये व्हाट इज लैरिंक्स, लैरिंक्स क्या है, ये वाइस बॉक्स क्या है, ये पैराग्राफ है उसका आंसर। टू पेयर ऑफ फाइब्रस बैंड्स कॉल्ड वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड आवाज वाले, फाइब्रस बैंड, इस तरह जिस तरह हमारा मैस होता है ना बॉडी, इस तरह की लेयर्स दो सी बनी होती हैं, उनमें से हवा गुजरती है ना, वो ऐसे ऐसे फड़फड़ाती हैं, उससे फिर आगे हम अपनी टंग से, जुबान से उसे मॉडिफाई करते हैं, तो डिफरेंट किस्म की जो है ना वो साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। बिल्कुल बेटा जी, बिल्कुल, बेशक। ले जी,
तो द वोकल कार्ड वाइब्रेट व्हेन द एयर पास थ्रू देम, वोकल कार्ड जो है वो वाइब्रेट करता है जब उसमें से हवा गुजरती है। दिस वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड, ये साउंड मतलब आवाज़ पैदा करती है। इसके क्वेश्चन लिखिए, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। मैंने आपको 2 क्वेश्चन पहले बताए, व्हाट इज लैरिंक्स, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ, अगर आप कहते हैं तो लिख लीजिएगा। ये आंसर यही है, क्वेश्चन इसके 3 होंगे, ठीक है, तो वो हम बात कर लेते हैं। व्हाट इज आपके पास आएगा जी, व्हाट इज लैरिंक्स या व्हाट इज वॉइस बॉक्स। ले जी, तीसरा क्वेश्चन इसी पैराग्राफ का आपके पास आएगा, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस, साउंड इज प्रोड्यूस, ठीक है। ये तीनों आंसर है, क्वेश्चन है, उसका आंसर यही पैराग्राफ होगा। पेज 6 है और फर्स्ट 4, 5, 6 लाइन्स हैं मेरा ख्याल, ये फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। लैरिंक्स कंटेन, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आगे। अच्छा जी, नेक्स्ट मार्क ही करवा रहा हूँ साथ साथ अब आपको। लैरिंक्स कंटेनिंग द ट्रैकिया कंटिन्यू टू ट्रैकिया, लैरिंक्स अब जो है ये आगे फिर जाता है ट्रैकिया की तरफ। यहाँ से हमने ऊपर से पढ़ना शुरू किया है, अब हम नीचे की तरफ को जा रहे हैं। यहाँ पे हमने ग्लॉटस, एपिग्लॉटस और वोकल कार्ड सारा कुछ पढ़ लिया, अब नीचे ट्रैकिया, मतलब आगे ये जो है वो ट्रैकिया की तरफ रास्ता जाता है। विच इज़ आल्सो कॉल्ड द विंड पाइप, इसे विंड पाइप भी कहते हैं, मैंने भी काफ़ी दफ़ा बोला है। विंड पाइप का हवा का रास्ता, ट्रैकिया इसका स्पेसिफिक नेम है। इट इज़ अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। द लेंथ ऑफ द ट्रैकिया कितनी जी, 12 सेंटीमीटर नॉर्मल, ठीक है, तो ये नॉर्मल लेंथ, ये MCQs मार्क कर लें, इसे अंडरलाइन करके ऊपर लेड पेंसिल, कच्ची पेंसिल आपके पास होनी चाहिए। जब पढ़ें जो चीज़ किसी वर्ड की एक्सप्लेनेशन आती है या कोई क्वेश्चन मार्क करवाना है, कुछ भी है, वो फ़ौरन से आप जो है ना उस पर मार्क कर लिया करें, लिख लिया करें, बुक आपके पास है, ठीक है जी। तो इसके बाद आगे है जी 12 सेंटीमीटर की लॉन्ग ट्यूब विद द लाइज इन द, लाइज रहती है या साथ लगी हुई है वगैरह वगैरह, लाइज इन द फ्रंट ऑफ एसोफेगस, एसोफेगस के फ्रंट पे। ये फूड पाइप जो है, इसे फूड पाइप भी कहते हैं, इसे एसोफेगस भी कहते हैं, इसे विंड पाइप कहते हैं, इसे ट्रैकिया भी कहते हैं। एक उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग नाम, एक उसका स्पेसिफिक नेम, ठीक है। देयर आर सी शेप कार्टिलेज रिंग इन द वॉल ऑफ द ट्रैकिया, द कार्टिलेज कीप द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्स, इवन कोलैप्स का मतलब होता है गिरना या बंद हो जाना, लफ्जी मतलब इसका होता है गिरना, कोलैप्स गिर जाना, मतलब अंदर की तरफ गिर जाना। पाइप है अंदर की तरफ, अगर वो पिंच हो जाता है तो ये क्या है, अंदर की तरफ पिंच हो गया, ये कोलैप्स हो गया, मतलब इसका मतलब, ठीक है। विंड पाइप कनेक्ट अपर एयरवे टू द लंग्स इन द फूड पाइप कनेक्ट माउथ टू स्टमक, बिल्कुल ठीक बेटा। क्लाउड, बड़े नाम रखे हुए जी आप लोगों ने। ले जी, अब ये सेकंड पैराग्राफ जो है ना, इसके अंदर आप मार्क कर लें, व्हाट इज द, एक तो लेंथ वाला आ गया वो MCQs, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्टिलेज, सेकंड लाइन से ना, देयर आर सी शेप कार्टिलेज रिंग, यहां से लेके ये 2 लाइन बनती हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्टिलेज इन ट्रैकिया। ये आप क्वेश्चन अब साथ लिख लीजिएगा, ये लेक्चर रिपीट करके आप देख सकते होते हैं, ठीक है। ऑन एंटरिंग द चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी भी इसे कहते हैं, इसे हम थोरेसिक कैविटी भी कहते हैं। नीचे वाली जो कैविटी होती है उसे हम कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी, ये जो चेस्ट है ना इसे हम कहते हैं थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी। द ट्रैकिया डिवाइड इनटू 2 स्मॉलर ट्यूब कॉल्ड ब्रोंकाई, ट्रैकिया जो है वो नीचे जाके, थोड़ा सा नीचे जाके डिवाइड हो जाता है। यहाँ आप देखें, यहाँ से आता है ना, तो यहाँ पे आके एक किधर को चला जाता है, पाइप पे किधर, दोनों लंग्स की तरफ, ठीक है, तो यहाँ पे ये चल रहा होता है। डिवाइड इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई, सिंगुलर ब्रोंकस, द ब्रोंकाई आल्सो हैव अ कार्टिलेजिनस पार्ट्स इन देयर वॉल, ईच ब्रोंकाइस, टाइम का भी मेंशन करना है, जरा लास्ट 5 मिनट आपको देने क्वेश्चनिंग के लिए। ले जी, द ब्रोंकाई आल्सो हैव कार्टिलेजिनस प्लेट्स इन देयर वॉल, ईच ब्रोंकस एंटर इनटू द लंग्स ऑफ इट्स साइड एंड देन डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ब्रांचेस। ये असल में बेटा आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें से मैं आपको शॉर्ट मार्क करवा रहा हूँ, बाकी आपने खुद से लिखना है, ठीक है, बाकी आपने खुद से लिखना, याद आपको करना होगा। इसमें से MCQ छोटे और सब चीज़ें वो आपने मेंशन करनी है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पैराग्राफ आ गया था ऑन एंटरिंग, ये हो गई बात। द ब्रोंकाई कंटिन्यू डिवाइडिंग टू लंग्स अंटिल दे मेक सेवरल फाइन ट्यूब कॉल्ड ब्रोंकियोल्स। अब ये जो है ना, ये आगे फिर फर्दर डिवाइड हो जाती हैं, इस तरह से आप इसकी डिवीजन बना सकते हैं। पहले तो जितनी बड़ी बड़ी डक्ट्स हैं उसमें कार्टिलेज होती है, फिर आगे ये भी आगे फर्दर डिवाइड हो जाती हैं, अंटिल क्या कि जी
एक एल्वियोलाई बन जाता है। ये डिवाइड होते 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 इतनी सारी आगे ब्रांचेस बन जाती है, फिर एंड पे आगे जो है ना वो एल्वियोलाई बनना शुरू हो जाते हैं। आई थिंक आपको जो है ये नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल नज़र आ रहा है, ठीक है जी। ले जी, द ब्रोंकियोल्स प्रोग्रेसिवली लूज देयर कार्टिलेज, आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेसिवली विद द पैसेज ऑफ लेंथ, अपनी कार्टिलेज को ख़त्म करते जाते हैं और आगे से आगे मूव करते जाते हैं। कहाँ पे हम पहुँचे थे जी? प्रोग्रेसिवली लूज देयर कार्टिलेज एज दे बिकम नैरो, क्योंकि वो छोटे होते जा रहे हैं। द ब्रोंकियोल्स एंड एज अ फाइन ट्यूब्यूल्स कॉल्ड एल्वोलरी डक्ट। एल्वोलरी डक्ट के लिए जो आपके बोल्ड वर्ड है ना, ब्रोंकियोल्स है बेटा, पहले ट्रैकिया है, फिर ब्रोंकाई है, फिर ब्रोंकियोल्स है। ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, आगे से आगे छोटी होती जा रही है डक्ट। तो इस तरह व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्रोंकाई? ब्रोंकियोल जो है वो स्मॉलर ट्यूब्स हैं, जबकि एल्वियोलाई आर बेसिकली सैक्स in which air is in and out for the exchange of different gases like carbon dioxide and oxygen. Bronchioles branches, ठीक है जी, आपकी अपनी डिस्कशन लीजिए। वैसे बड़ा इंप्रेस हूँ मैं, आप लोग आज जो है वो काफ़ी डीप जाके पढ़ रहे हैं। खैर अभी वो हिलना नहीं है, यहीं पे बैठ गए। लीजिए, एंड ब्रोंकियोल्स एंड फाइन ट्यूब कॉल्ड, ये हो गई। ईच एल्वोलरी डक्ट, हर एल्वियोलाई की जो डक्ट है, एल्वोलरी डक्ट ओपन इनटू द क्लस्टर ऑफ पाउचेस कॉल्ड एल्वियोलाई। क्लस्टर कहते हैं गुच्छे को, बहुत बड़ा सारा जो क्लस्टर बन जाता है, वो एक पाउच एक क्लस्टर में खुलते हैं जिसके हर तरफ एल्वियोलाई ही लगे होते हैं। मतलब एक बना इसके साथ अब मतलब दूसरे क्लस्टर, जिस तरह आप देखते हैं कि अंगूर आपने देखे हुए हैं, एक दरमियान में डक्ट है, उसके साथ वो सारे आप देखते हैं कि दीज आर एल्वियोलाई, आप कंसिडर कर लें वो सब एल्वियोलाई हैं, वो आगे लगे हुए इस तरह का। मतलब दिस इज जस्ट फॉर योर इमेजिनेशन। मुंह में पानी आ जाएगा, कोई बात नहीं, समझ तो लो भाई। एल्वियोलाई, अच्छा, ईच एल्वियोलाई डक्ट ओपन इनटू द, ये एल्वियोलाई, द एल्वियोलाई फॉर्म द रेस्पिरेटरी सरफेस इन ह्यूमन बॉडी। एल्वियोलाई जो है वो ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेटरी सरफेस है। इससे आपने एमसीक्यू मार्क करना है। व्हाट इज द रेस्पिरेटरी सरफेस इन ह्यूमन? एल्वियोलाई, ट्रैकिया, ब्रोंकियोल्स एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है जी। जल्दी जल्दी जरा किया करें, काम किया करें। ईच एल्वियोलस इज अ सैक लाइक, एल्वियोलाई जो है वो जमा के लिए है, एल्वियोलस सिंगल के लिए, एक के लिए, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे ज़रा मूव करते हैं। एल्वियोलाई फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सरफेस इन ह्यूमन बॉडी। ईच एल्वियोलस इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर लाइंड बाय, ये जो है ना 2-3 लाइनें, दिस इज द डेफिनेशन, आखिरी 3 लाइनें हैं फोर्थ पैराग्राफ की लास्ट 3 लाइन, जिसके साथ लिखा है फिगर 10.3, ये एल्वियोलाई की डेफिनेशन, ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है, लाजमी तौर, मतलब बाकी भी करना है, मिसिंग कोई नहीं करना इसमें, बिकॉज दिस इज अ लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। डिस्क्राइब रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, मतलब इस तरह करके, या एयर पैसेज है, ठीक है जी। लाइन बाय द सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू हम आगे पढ़ेंगे, इसकी जो स्पेसिफिक टाइप है जो बाहर की तरफ होते हैं, आपने 9th में पढ़ा है चैप्टर नंबर 4 के अंदर। एपिथेलियल जो बाहर के सरफेस वाले टिश्यू होते हैं उसे हम एपिथेलियल कहते हैं। एपिथेलियल सेल्स, इट इज बाउंड ऑन द आउटसाइड बाय अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। अब आप आए जी पिछले पेज पे, पेज नंबर 5 पे, आपको साइड पे एक डायग्राम नजर आ रही है, ठीक है। ये डायग्राम जो है ये एल्वियोलाई की ही है, ठीक है। तो आपका टाइम भी बस कम है, हम इसे कंप्लीट करते हैं ज़रा। द पल्मोनरी आर्टरी फ्रॉम द हार्ट कंटेनिंग डीऑक्सीनेटेड ब्लड। डीऑक्सीनेटेड ब्लड क्या होता है जी? जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती। ट्रैकिया के सेल बेटा होते हैं, सब ही होता है। हाँ, आपको पता है हमारी बॉडी में हर गुजरते दिन के साथ साथ मिलियन ऑफ सेल उनकी डेथ होती है और मिलियन ऑफ सेल नए बनते हैं। ये सिस्टम चलता रहता है, सेल खत्म भी होते हैं और बनते। जो सेल खत्म हो रहे हैं ना, उनको साथ वाले सेल जो इधर वो को खा लेते हैं, एज अ एनर्जी, एज अ डाइट इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो जो नए सेल बनते हैं, हमारे अंदर ये काम चल रहा है, लेकिन आफ्टर 40-50 के बाद ये फिर रिपेयरिंग का सिलसिला रुक जाता है। अभी आप यंग हैं, आप में ना रिपेयरिंग चल रही है, जो चीज़ डैमेज हुई लो जी उखेड़ो, इसे ख़त्म करो, नई इसकी जगह लगाओ। लेकिन 40 एज के बाद, 50 एज के बाद आपकी रिपेयरिंग सिस्टम ख़त्म, पहले से जो बन गया जो है वही चलेगा। इसलिए अभी से अपनी डाइट को कंट्रोल करें। कल एक बात आपने मुझे याद करनी है, डेथ रेट बहुत कम हो गया, मैं कल आपको बताऊंगा, ठीक है। ले जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है जी, डीऑक्सीनेटेड एंटर द लंग्स एंड द
ब्रांचेस इनटू द आर्ट्रियोल्स, आर्टरी की जो ब्रांच होती है ना उसे हम आर्ट्रियोल्स कहते हैं, फिर ये बन जाती हैं जी कैपलरीज, और कैपलरीज के बाद फिर वेन्यूल्स बनते हैं, फिर वेन्स बनती हैं, ठीक है, इस तरह आगे चलता जाता है, ठीक है। इनटू द कैपलरीज विच सराउंड द एल्वेलाई, दीज then join together to form venules which form pulmonary vein. The pulmonary vein carries the oxygenated blood back to the heart. लास्ट पैराग्राफ क्वेश्चन मार्क है जी, हाउ गैसेस एक्सचेंज इन एल्वियोलाई। मैं लिख देता हूं यहां पे, लास्ट पैराग्राफ है इसी टॉपिक का, हाउ गैसेस एक्सचेंज इन, आपके पास क्या है जी, एल्वियोलाई। ये इसका है जी आंसर आप पेज नंबर 6 के ऊपर फर्स्ट से अगर आप कंसिडर करें 1 2 3 4 5th पैराग्राफ, मतलब द लंग्स से ऊपर जो पैराग्राफ है ये आपका आंसर है। कल इंशाल्लाह हम लंग्स, ये मैंने होपफुली काफ़ी डीप पढ़ाया है, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं जो भी इस टॉपिक के रेलिवेंट हैं, और साथ साथ अपने फीडबैक से हमें ज़रूर अपने आगाह करना है, बताना है, ताकि पता चले कि क्वालिटी ऑफ टीचिंग क्या है और अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या। जी मेरा बताएं जल्दी से ज़रा। बिल्कुल डिफ्यूजन होती है थ्रू डिफ्यूजन एक्सचेंज ऑफ गैसेज, कि जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम की तरह, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन, डिफ्यूजन, ठीक है। वहाँ पे हवा में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, वो ब्लड में चली जाती है, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, वो लंग्स के अंदर आ जाती है, एल्वियोलाई में आ जाती है, ठीक है जी। तो इसलिए आप लोगों ने अपना फीडबैक भी देना है। मेरे नज़दीक यही मेथड है कि आपको लाइन बाय लाइन पढ़ के एक एक वर्ड जो है उसका मीनिंग और उसकी एक्सप्लेनेशन जो पता चल जाती है, ठीक है। बिल्कुल ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें आपको पूछा जा सकता है, मतलब कंप्लीट भी आ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। या आपने करना कंप्लीट है या आधा आ सकता है, डिस्क्राइब गैसेस एक्सचेंज इन लंग्स, या आपको पहला पार्ट आ सकता है हाउ ऑरल गैसेस, ऑरल कैविटी या बकल कैविटी में से किस तरह मूव करती हैं, ऊपर वाला हिस्सा या नीचे वाला हिस्सा, ये इस तरह, ये कंप्लीट भी आ सकता है। इसलिए इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, मैंने आपको बताए हैं, तो इसलिए आपने ये करना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट, जो लेस इंपॉर्टेंट होता है उसका मैं आपको बता दूंगा कि ये इतना कर लें, ये इतना कर लें, ठीक है। मैंने आपको बता दिया बेटा ये क्वेश्चन के आप सारे 9th के हो, बिकॉज आई एम ऑफ 10th, हाँ 10th का बेटा। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका सिलेबस और ये लेंथ इसकी बढ़ती जा रही है। मैं आपको खुद बता दूं कि जब हम मास्टर्स में थे ना, MSc में, तो इतनी मोटी बिलीव में 2-2 3-3 किलो की किताबें होती थी, और सेमेस्टर से पेपरों से पहले पहले एक दफ़ा रीडिंग कर लें हम, जस्ट टू रीड आउट ऑल द सिलेबस विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द हैवी बुक। दिस इज द बिग अचीवमेंट फॉर अस। ये हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट होती थी कि सिलेबस को थोड़ा रीड आउट करके ही हमने पेपर देना है, क्योंकि उस वक्त तक इंग्लिश लेवल और राइटिंग लेवल और सारा कुछ काफ़ी वो हो जाता है। अभी आपको याद करना पड़ेगा, आपकी वोकेबलरी, जो लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा है वो आपका बढ़ जाएगा, फिर आप सेल्फ राइटिंग कर सकते हैं। अभी भी आप सेल्फ राइटिंग कर लें, लेकिन उसमें मिस्टेक्स हो जाती हैं, कुछ ना कुछ आप मिसिंग कर देते हैं, तो इस वजह से फिर जो है ना वो थोड़ा सा आपको ये रेफ़र किया जाता है कि आप याद करें, क्योंकि लफ्ज़ तो आपको याद करने पड़ेंगे ना, ठीक है। तो इस तरह आपकी जो वोकेबलरी इंक्रीज़ हो जाएगी। जी बेटा, अगर किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो मुझे जल्दी से बताएं, टाइम से अल्लाह हाफ़िज़ करी जा रहे हो, जाएँ सर, दिमाग ना खाएं, जान छोड़े, कुछ तो पूछ लो भाई, मुझे बताओ तो सही कि कौन सी ऐसी बात को जो आपको समझ। वैसे भी 1 मिनट रह गया, अभी आपका लेक्चर भी क्लोज़ होने वाला है, तो ठीक है फिर आज के दिन के। जी मीरा जल्दी बताएं सर, लास्ट पैरा का क्वेश्चन बेटा लिख दिया, हाउ गैसेस एक्सचेंज इन एल्वियोलाई। ये आयशा आपने पूछा, तो ये क्वेश्चन आपका मैंने लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर, ठीक है। ये लास्ट पैराग्राफ इसका आंसर है। लें जी, तो आज के लेक्चर का टाइम भी कंप्लीट हुआ, तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह आपके साथ। आपके नंबर ऑफ़ स्टूडेंट डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो आप लोग किसी और को बताएं, पहले दिन तो बहुत ज़्यादा थे, तो अपना फीडबैक भी लाजमी दिया करें, और जो है ना साथ साथ मुझे बताया करें कि कोई चीज़ अगर नहीं समझ आई, चलें ठीक है जी, ऑल क्लियर का मैसेज आ गया, चलो थोड़ा सा बंदे को हौसला हो जाता है कि हाँ जी मैंने जो इतनी ज़ोर लगाया है तो वो कुछ ना कुछ पले पड़ गया आपके। खैर, ख़ुद रीड आउट किया करें टॉपिक को, कोई चीज़ हो तो अंडरलाइन करें, नेक्स्ट डे मुझसे पूछ लें, ठीक है।
अगर कोई भी चीज़, मतलब यू आर स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, कहीं में भी आपका, मैं ये चाहता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट वीक ना रहे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो इसलिए आप जो बेटा बोर्ड पे लिखा हुआ है ये आपके क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं, ठीक है, तो ठीक है, ओके जी, बाय 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 बाय, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़, फिर कल मिलते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोरोना के पीछे हाथ धो के पड़ना है, जैसे डोंकी राजा साहब फरमाते हैं। तो इसलिए अपना ख्याल रखिएगा और दूसरों का भी ख्याल रखिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।